वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स देखिए, कल कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम है और मेरी पूरी कोशिश है फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊं। फ्रेंड्स तो देखिए 50-50 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्रैक्टिस सेट, मास्टर प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जो क्वेश्चन टाइप करने में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत समय लग जा रहा है। ठीक है, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी फ्रेंड्स अभी से लेकर के 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराऊं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल इसमें बहुत अच्छा है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। फास्ट रिवीजन करेंगे, कम समय में कोशिश करेंगे फ्रेंड्स डिस्कस करते हुए। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का पहला सवाल को देखते हैं। देखिए, उदारवादी लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा फ्रेंड्स। उदारवादी लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? तो आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 आपका है कि मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किससे विनियमित होता है? तो किससे विनियमित होता है? तो आपका मन मस्तिष्क में चित्र से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? पंचतंत्र के लेखक कौन है फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से सबको पता होगा फ्रेंड्स, कमेंट करके हमको फटाफट बताइएगा। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अनवर ए सुहैली। जो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया था फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए अबुल फजल के द्वारा किया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था फ्रेंड्स, और उसका नाम क्या था? तो अनवर ए सुहैली। और पंचतंत्र के लेखक कौन है फ्रेंड्स? हमें कॉमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल है, मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है कल ये पूछा जाए। तो अनुच्छेद 23 में है। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? दिनार, रुपयक, शतमान या तो करासनपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रुपयक कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था। सवाल नंबर 6 को देखें कि उत्साहों के लक्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है उत्साह के लक्षणों में? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनेलिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होती है अधिक मात्रा में। सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि आपका क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसको डेट के साथ याद रखिएगा। तो कब आया था फ्रेंड्स आपका? तो 23 मार्च आपको 1942 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था। कब? 23 मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत दिल्ली पहुंचा था। तो डेट याद रखिएगा 23 मार्च 1942। अगला सवाल को है, देखें, द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? किसकी कृति है फ्रेंड्स? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइकल एंजेलो की कृति है। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? तो माइकल एंजेलो की कृति है। देखिए लियोनार्डो दा विंसी से भी एक सवाल पूछा जैसे मोनालिसा। मोनालिसा इसका बहुत ही जबरदस्त पेंटिंग है फ्रेंड्स, बहुत सुप्रसिद्ध चित्र है। तो मोनालिसा का जो चित्रकारी किसने किया था? तो लियोनार्डो दा विंसी। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल को देखें, भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ स्थित है? देखिए आप लोग सेट मारे होंगे तो भीमबेटका का नाम आता होगा। तो कहाँ पड़ता है ये? तो आपका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल देखिए भीमबेटका के बारे में कि भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भीमबेटका आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखिएगा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्यों ना 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए 1918 ईस्वी में जो अहमदाबाद में मजदूर का हड़ताल हुआ था बोनस के चलते, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण कराया था? गेस करें। इल्तुतमिश करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र या कृषि क्षेत्र? गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड का कौन सा क्षेत्र है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो कृषि क्षेत्र है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है फ्रेंड्स। यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है जो कृषि पे डिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। स्लेट पेंसिल कहाँ बनती है? तो स्लेट पेंसिल आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर में बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, नोट्स में देखिए लिखा हुआ है आपका स्लेट पेंसिल मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बनती है। याद रखिएगा मंदसौर है जो स्लेट पेंसिल वहाँ निर्माण होता है, उसी से संबंधित है।
अगला सवाल है फ्रेंड्स कि माटी की मूर्ति किसकी रचना है। तो माटी की मूर्ति किसने लिखा है फ्रेंड्स, गेस करें। सवाल नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामवृक्ष बेनपुरी ने लिखा है माटी की मूर्ति। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। किसकी जीवनी है, तो ये आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। अगर पूछा जाए कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो इसका किसने लिखा था फ्रेंड्स, तो आपका विष्णु प्रभाकर लिखा था। देखिए याद रखिएगा कि आवारा मसीहा बंगाल के बेजोड़ कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। किसकी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। और आवारा मसीहा को लिखा किसने है, तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। तो दोनों याद रखिए। अगला सवाल है आपका कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत। यानी किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के जो राजभाषा हिंदी होगी और लिपि होगी जो देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, आर्किमिडीज का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए पलवन के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है कि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, इसे कब रद्द कर दिया। सभी देखिए दो सवाल बन रहा है फ्रेंड्स। पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन प्रथम बार कब हुआ था फ्रेंड्स, तो आपको किस वायसराय के शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। इसे पुनः रद्द कब कर दिया गया था, तो 1911 ईस्वी में इसे पुनः रद्द कर दिया गया था। चलिए अगला सवाल देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। इसका सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, कल पक्का 1 या 2 प्रश्न इससे आ रहा है, पूछेगा 100%। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक या अशोक। इसका एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स, कभी नहीं भूलिएगा। तो गेस कीजिए द्वितीय, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो द्वितीय क्या होगा, कालाशोक हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आपको क्या याद रखना है, ये शब्द याद रखना, का क। अब देखिए इस पे सब बन जाता है, अब कभी नहीं जिंदगी में भूलिएगा क्या रखना है, का अक। ठीक है फ्रेंड्स, का अक। अ से प्रथम बौद्ध संगीति है जो किसके शासनकाल में हुआ, तो अजातशत्रु के। दूसरा का से कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा अ से अशोक के शासनकाल में। चौथा क से कनिष्क के शासनकाल में। ठीक फ्रेंड्स, तो आपका ट्रिक याद हो गया, कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, क्या आपको याद रखना है, का अक। ठीक है, एक बार फिर से और कहाँ कहाँ हुआ था फ्रेंड्स वो भी देख ले। तो देखिए अ से हो गया आपका क्या, अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अ से अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अकाया के याद रखे गए शब्द फ्रेंड्स, जिससे कभी नहीं कंफ्यूजन होगा, अका अक। फिर से एक बार देख ले फ्रेंड्स ये ट्रिक, अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। कहाँ कहाँ हुआ था बता दिए। ठीक फ्रेंड्स, एक पक्का कल पूछा जा रहा है एक प्रश्न इससे। अगला है फ्रेंड्स कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा था। तो किसे कहा था फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इन्होंने अनुच्छेद 32 के बारे में बोला था। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अनुच्छेद 32 भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी कभी वहाँ पर अनुच्छेद 32 दिया रहेगा, तो राइट आंसर वही होगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा था, संवैधानिक उपचार के अधिकार को, जो अनुच्छेद कितना 32 में वर्णित है। चलिए देखिए इसमें 2 सवाल पूछा जाता है, एक तो आपने किसने कहा था आत्मा और हृदय फ्रेंड्स, और दूसरा सवाल इसी से संबंधित है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो उसके जो प्रस्तावना को दी गई। ठीक फ्रेंड्स, यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना कहा जाता है। लेकिन आत्मा और हृदय किसने कहा था आपको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा था, तो आपका संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा था। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हो सकता है एक सवाल पूछा जाए, प्राक्कलन समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में कितना होते हैं फ्रेंड्स, 15 होते हैं या 22 होते हैं या 30 होते हैं या 36 होते हैं। तो मेरे ख्याल से गेस करें आप लोग, इसका क्या हो जाएगा, प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है कि जो प्राक्कलन समिति का जो सदस्य होते हैं क्या लोकसभा के होते हैं या राज्यसभा के होते हैं या लोकसभा राज्यसभा दोनों के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति में आपका केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसको कुछ ट्रिक बैठा लेते हैं फ्रेंड्स। प्राक्कलन समिति क्या है, पक्का समिति है एक तरह से, यानी पक्का समिति है, तो पक्का समिति में है जो आपका लोकसभा का ही सदस्य होंगे, तो इस तरह से कुछ बिठा लीजिए। तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, और इसका जो
सदस्य होते हैं जो सिर्फ किसके होते हैं, लोकसभा के सदस्य के होते हैं। अब चलिए प्राक्कलन समिति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब लोक लेखा समिति को देख लेते हैं कि लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं, खाली स्थान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं आपका लोक लेखा समिति में। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं और लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, या लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य थे फ्रेंड्स, लेकिन लोक लेखा समिति में टोटल कितना होता है, तो आपका 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा का होता है फ्रेंड्स और 7 है जो राज्यसभा का होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के इसका जवाब पता होगा फ्रेंड्स, लेकिन रिवीजन कर ले एक बार क्योंकि कल एग्जाम है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें दोनों के सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य किसे होते हैं, राज्यसभा को होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कोई भी एग्जाम हो, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, भारत के क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। यानी सवाल नंबर आपका चॉइस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स आपका कि प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आंसर लिखा हुआ है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा आपका प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा, तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कार्ल मार्क्स के बारे में पता आप लोग को पता है फ्रेंड्स, जर्मनी के रहने वाला था, दास कैपिटल इसने लिखा था। तो आपका प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स की पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स, नहीं तो प्रोटीन है जो किस में टूटता है, इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए प्रोटीन है जो जब भी टूटता है या फ्रेंड्स परिवर्तित होता है किसमें, अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। ठीक है, और कितने अमीनो अम्ल मिलकर करके प्रोटीन बना होता है, तो टोटल 20 अमीनो अम्ल मिलाकर करके प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन जब भी टूटता है तो किसमें टूटता है, अमीनो अम्ल में टूटता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है, संसद सदस्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या आपका विधि मंत्री। सवाल नंबर 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है। तो पहले मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स, पहले भी करा दिया हूं, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगता है और सबसे कम कितना किसके साथ लगता है भारत की सीमा, तो आपका अफगानिस्तान से कितना, मात्र 106 किलोमीटर ही लगता है। तो इसका पहले मैं बड़ा वीडियो में बता चुका हूं। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको रट लें। आपका 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है फ्रेंड्स, और ओजोन वाला है जो 16 सितंबर को। तो ये सब दिवस के बारे में भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगला है फ्रेंड्स आपका सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। अभी हम लोग ने देखा था फ्रेंड्स, आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में देखे थे। ठीक है, नहीं वो दूसरा प्रश्न था फ्रेंड्स, सॉरी। आपका सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 30 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेस कर इसका राइट, न्यूटन होगा, पास्कल होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन होगा या आर्किमिडीज होगा। तो सवाल नंबर जो आपका 30 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। टॉप मोस्ट वीवीआई जब सवाल है फ्रेंड्स, गेस करिएगा इसका राइट आंसर क्या होता है। राज्यपाल का यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो देखिए राज्यपाल की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो राज्य स्तर पे कौन होता है, हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय। तो ध्यान से देखिएगा, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जो आपका राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो बिहार का भी राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स, इसका जवाब हमें कमेंट करके जी आप लोग फटाफट बताइएगा। ठीक है, बिहार का राज्यपाल अभी कौन है फिलहाल में वर्तमान में, इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो निम्नलिखित में से राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है फ्रेंड्स, तो आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स, हो सकता है कल पूछा जाए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे फ्रेंड्स, गेस करें, रामानुजी, मध्वाचार्य, विवेकानंद या शंकराचार्य। 32 का सवाल नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शंकराचार्य था। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो शंकराचार्य ने किया था। चलिए सवाल नंबर 33 को देखते हैं फ्रेंड्स कि धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, कौन सा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CH4 मीथेन निकलता है या अमोनिया निकलता है, क्या निकलता है। 33 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मीथेन निकलता है। धान के खेत में कौन सी गैस निकलता है, तो CH4 यानी मीथेन निकलता है। अगला सवाल को देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। ये भी याद रखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का
शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। ऐसे उपनाम याद रखें। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था फ्रेंड्स? सवाल नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने? विसेंट स्मिथ ने। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कल पक्का, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, इसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ठीक है। और एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। कम से कम मरकैप्टन याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मरकैप्टन मिलाया जाता है किसके लिए? तो गंध के लिए। ये मैं ट्रिक से भी बता दिया हूँ फ्रेंड्स बहुत बार कि अगर मरकैप्टन नहीं मिलाएगा तो बहुत सा आदमी मर जाएगा, क्योंकि एलपीजी क्या होता है? जो गंधहीन गैस होता है, इसमें गंध नहीं होता है। लेकिन मरकैप्टन मिलाने से क्या फायदा होता है फ्रेंड्स कि जब इसका रिसाव होता है तो ये मरकैप्टन से क्या होता है, हमको पता चल जाता है ये गंध देता है, इसे पता चल जाता है। तो याद रखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, हो सकता है कल पूछा जाए फ्रेंड्स एलपीजी में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, और उसमें क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टन मिलाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन आपको गंध के लिए। अगला सवाल को देखिए, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में वोट डालने की अधिकार किसको है? जब टाई हो जाता है, लोकसभा में मतदान हो रहा होता है और टाई हो जाता है, तो कौन दे सकता है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो इसका हो जाएगा आपका स्पीकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 36 को 37 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 37 है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा क्यों रहता है? देखिए थर्मस फ्लास्क में देखिए लंबे समय तक जो कोई भी तरल या पानी द्रव रखिएगा तो लंबे समय तक ठंडा रखिएगा ठंडे रहेगा, गर्म रखिएगा तो गर्म रहेगा। तो इसका कारण क्या है? तो गेस करें इसका राइट आंसर। संचालन के द्वारा, संवहन एवं विकिरण के द्वारा, या तो ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए फ्रेंड्स, संचालन के द्वारा भी होता है और संवहन एवं विकिरण यानी इसमें दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस जीव का रक्त सफेद होता है? गेस करें, छिपकली का, तिलचट्टा का, घरेलू खटमल का, या मच्छर का। तो देखिए आपका जो तिलचट्टा होता है फ्रेंड्स, तिलचट्टा का जो होता है रक्त कैसा होता है? सफेद होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं। सवाल नंबर 39 आपका है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल फ्रेंड्स, हो सकता है कल पूछा जाए। तो गेस करें, द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में या छठी में? तो गरीबी उन्मूलन का नारा आपका पंचमी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 39 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? यानी पाकिस्तान में प्रथम बार हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थे फ्रेंड्स? ये देखिए बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो सुमन कुमारी इसकी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो आपका सुमन कुमारी है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि आपका भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, गेस करें। दिवस तो पूरा रट करके जाए फ्रेंड्स। 41 का राइट आंसर क्या होगा? 41 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल आपका है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांस करेगा। 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा कहाँ होगा? तो फ्रांस में होगा। अगला सवाल को देते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? गेस करें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या तेलंगाना। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का फ्रेंड्स? केरला का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अभी मैंने ट्रिक से बताया था फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लें। इसका फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अ का अक। आप लोग को याद हो जाएगा फ्रेंड्स बार बार रिपीट करने से। तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में फ्रेंड्स, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो प्रथम देखिए, सबसे पहले हम लोग कहाँ, एक देखिए ट्रिक बैठा है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग जाएंगे राजगीर, राजगीर के बाद कहाँ जाएंगे? तो वैशाली जाएंगे, यानी राजगीर में पहला हुआ, उसके बाद में कहाँ जाएंगे? वैशाली हो जाएगा। देखिए सीक्वेंस में है, वैशाली में हुआ, उसके बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे? पटना जाएंगे, उसके बाद हम लोग कश्मीर जाएंगे। तो चारों का सीक्वेंस पता चल गया कहाँ हुआ था। तब गेस करिए फ्रेंड्स, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? लास्ट में कहाँ हुआ? यानी कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और पहला प्रथम बौद्ध संगीति किसके? अजातशत्रु, दूसरा क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। आका आक याद रखेगा फ्रेंड्स, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो चौथी बौद्ध संगीति की कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? आपका कश्मीर के कुंडलवन में, कनिष्क के शासनकाल में। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, आहार नल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सिरोसा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो अपना आहार नल होता है उसकी बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सिरोसा कहलाती है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन है? भारत में विधि निर्माण के सर्वोच्च निकाय किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद को। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जो भारत में विधि निर्माण का सर्वोच्च सबसे ऊंचा निकाय हो वो संसद ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय संसद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। और यही है जो संसद ही है जो आपका
सर्वोच्च निकाय है। सभी जानते हैं संसद के 3 अंग होते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए इसके बारे में बहुत बता चुका हूं पहले फ्रेंड्स। अब देखिए भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है। तो कौन थे भारत के प्रथम लोकपाल, कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। अगला सवाल 48 को देखते हैं फ्रेंड्स। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुआ? गेस करें फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुआ? तो 48 नंबर सवाल का जो राइट आंसर वो क्या होगा, बताएं फटाफट। तो 48 नंबर सवाल का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 में मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुआ था, एमडीएम। ठीक है फ्रेंड्स, एमडीएम। चलिए तो अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 49 नंबर है फ्रेंड्स की धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है, कितने दिन के लिए रोक सकता है? फ्रेंड्स सभी जानते होंगे 14 दिन के लिए धन विधेयक को रोक सकता है, इससे ज्यादा नहीं रोक सकता है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देख लेते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना का अर्थ क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स क्या कि मध्याह्न भोजन कब शुरू हुआ था, तो आप लोग को याद हो गया होगा फ्रेंड्स 15 अगस्त 1995 में हुआ था। और अब लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि मध्याह्न भोजन योजना का अर्थ क्या है। तो क्या अर्थ है? 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना ही है जो मध्याह्न भोजन का आपका अर्थ होता है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। तो 50 प्रश्न था फ्रेंड्स, और अभी देखिए क्वेश्चन टाइप हो रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद में मैं 1 घंटा के अंदर ही आपको फिर 50 नंबर का मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। जितना हो सकेगा मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराता रहूंगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल से बने रहिएगा फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स अभी सुबोध सर जो मेरा दूसरा चैनल है उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस पर अभी थोड़ा देर में वो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मास्टर वीडियो प्रोवाइड करने वाला है फ्रेंड्स। तो उस पर भी जाकर के देखिए, उसमें जो बहुत सारा कम मेरे ख्याल से 8-10 वीडियो डाला हुआ है फ्रेंड्स, उसमें सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो उसको भी एक बार जाकर के रिवीजन कर लीजिएगा। और वेबसाइट पर फ्रेंड्स आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, वहाँ पर उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर के कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसको ज्वाइन कर ले। मैं अभी उसमें PDF सेंड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।